नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को इंग्लिश नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय रहे, बहुत सारी सफलताएं और खुशियां लेकर आए। जब पिछले साल इस चैनल पर मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी तो उम्मीद नहीं थी कि आप सबसे इतना प्यार मिलेगा। उस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और प्रयास रहेगा इस वर्ष से कि और ज्यादा निरंतरता के साथ, और ज्यादा ईमानदारी के साथ, और ज्यादा बेहतर कंटेंट के साथ वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। अब बात विषय की। आज बात होगी अर्नब गोस्वामी की। बात होगी किस तरीके से बदला बदला रंग नजर आ रहा है साहब का, और किस तरीके से एक चर्चा का विषय बन गया है, और वो 3 कारण क्या हैं जो लगभग अर्नब के इस बदले हुए व्यवहार की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, जो ये मीडिया की इंडस्ट्री होती है ना, मीडिया है, स्पोर्ट्स है, राजनीति है, यहां पर रिलेवेंट बने रहना ज्यादा मुश्किल है बनस्पत आप उस ऊंचाई पर पहुंचे, उसके बाद वहां रिलेवेंट बने रहना ज्यादा मुश्किल है। 5-10 साल से ज्यादा का करियर होता नहीं है। कितने पत्रकार आज के समय में आप जानते हैं जो 10 साल पहले थे और आज भी हैं? गिने चुने होंगे, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कितने पत्रकार होंगे जो 20 साल पहले थे और आज भी है? वो तो शायद 2 या 3 से ऊपर होंगे ही नहीं। इतना ही मुश्किल है ये इंडस्ट्री और यहां रिलेवेंट बने रहना। और जो टीआरपी का गेम है वो उससे भी ज्यादा कटथ्रोट है, मतलब वहां पर और ज्यादा मारामारी है। इसीलिए अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए आपको समय पर ना अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा, और कुछ वही करते नजर आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी एक आवाज रहे हैं लगभग 2007-2008 के आसपास से, जब 26/11 का हमला होता है उसके बाद से, और प्रोमिनेंट फेस बनकर अर्नब गोस्वामी निकल के आते हैं। जिस तरीके से वो सवाल पूछते हैं तब के डिस्पेंसेशन से, वो सवाल पूछता है तब की मीडिया से, जो मीडिया बैठकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पैनलिस्ट को समान रूप से बैठाता था और सबको मौका देता था। अर्नब वो व्यक्ति था जो उसमें से निकल कर आया और उसने उन पाकिस्तानियों को रेला अपने लाइव डिबेट पर बुलाकर। तब तो बैलेंस बनाते थे ना, अमन की आशा, बड़ी बिंदी ब्रिगेड, ये सब कि नहीं नहीं पाकिस्तानी भी ऐसे हैं। अर्नब ने बताया नहीं। उसके बाद 2011 से 2014 तक जिस तरीके से अर्नब ने कांग्रेस को घेरा वो भी जबरदस्त था। वहां पर वो जो टीआरपी का गेम है या जिस तरीके से रिलेवेंट बने रहना है, किस तरीके सवाल पूछने हैं, ये अर्नब को पता था। और 2014 के बाद अर्नब ने 2016 में नौकरी छोड़ी, 2017 में अपना खुद का चैनल शुरू किया, और जिस तरीके से ये चैनल शुरू हुआ उसके बाद ये एक बात होने लगी, आम बात होने लगी कि भैया ये तो प्रो गवर्नमेंट वॉइस है। और धीरे धीरे वो उसी तरीके से चीजें आगे, क्योंकि उसी तरीके से बातचीत होती है, ऐसा लोगों का आरोप था। लेकिन धीरे धीरे अर्नब पिछले कुछ समय से बदले हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, मात्र अर्नब नहीं है जो बदला है। ठीक है, वो वोकल है, तेजी से बोलता है, ज्यादा हाई डेसिबल में होता है, आप चीजों को पकड़ पाते हैं, उतना सटल तरीके से नहीं बोलता। लेकिन 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुत सारे पत्रकारों ने अपना चेहरा बदला है, अपना व्यवहार बदला है, क्योंकि उन्हें यह लगा कि नहीं, मोदी को भी हराया जा सकता है, और बैलेंस बनाएं। क्योंकि जिस तरीके से अब पैसा आ रहा है बाहर से इस सरकार के खिलाफ के लिए, एजेंडा बनाने के लिए, जिस तरीके से कई राज्यों में दिक्कत भी हुई है बीजेपी को, तो उन्हें लगा कि नहीं, एक बैलेंस बनाना है। देखिए, आज के समय में या कभी भी बड़े पत्रकार बहुत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कितने सच्चे पत्रकार हैं। सच्चा पत्रकार कोई नहीं होता, क्योंकि पत्रकारिता करना एक खर्चे का काम है, और हर कोई कहीं ना कहीं किसी से वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में जुड़ा रहता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। कोई विरोध के नाम पर पैसा कमा लेता है, डायरेक्ट सरकार से ना लेता हो, डायरेक्ट किसी पार्टी से ना लेता हो, लेकिन उस तरीके से कमा लेता है। तो हर तरीके से तो बड़े पत्रकार बहुत हैं, ईमानदार पत्रकार कोई नहीं है। ये पहले एक कैविएट है पत्रकारिता में, ये आप मानकर चलिए, कम से कम आज के समय में नहीं है, पहले होंगे, मैं नहीं जानता। तो वही पत्रकारिता को लेकर अब अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, देखिए ये रिलेवेंसी तो है, अर्नब गोस्वामी का वो बदला हुआ स्टांस ही तो है जिसकी वजह से हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, अर्नब की बात कर रहे हैं। और एक अनवेरिफाइड सा डेटा है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस पूरे फियास्को के बाद
अर्नब गोस्वामी के चैनल की टीआरपी लगभग 5 गुना हो गई है, 556% बढ़ी है। और जो डिजिटल प्रेजेंस है वो 2000% यानी लगभग 20 गुना उसमें जंप आया है। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ पत्रकार, अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखना, अपने संस्थान को चलाना, ये अर्नब गोस्वामी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। या कोई और होगा तो वो भी उसे, अब मान लीजिए अरुणपुरी है, वो भी तो बैलेंस बना के चलता है ना। भैया अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह बोला लिए कि वो बीजेपी की बात करेंगे, उधर वो पहले राहुल कंवल बिठाया हुआ था और राजदीप बिठाया हुआ था, चलिए आप बुराई बनाइए, आपने बैलेंस बना लिया। और ये हर मीडिया हाउस करता है। तो किसी से ही एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी बात रखेगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात रखेगा। उसमें से आप क्या निकाल पाते हैं अपने लिए, वो महत्वपूर्ण है। और भैया हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम तो सीधा कहते हैं देश की बात कर रहे हैं। हम किसी के हम ये नहीं है कि हमें न्यूट्रल बनना है कि भैया हम तो इधर की भी बात करेंगे, ना ना, हम हैं राष्ट्रवादी और हम जर्नलिस्ट नहीं है, एनालिस्ट हैं। कोई घटना घटित हुई, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं हम वो बताएंगे, वो जिम्मेदारी है हमारी और वो निभाते हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से अब उन्नाव का मुद्दा उठाया, उसने अभी 3-4 मुद्दे उठाए, उन्नाव उठाया, अरावली उठाया, उसने कि चिकन स्नैक के ऊपर गैरसन नहीं बन रहा है, सरकार विफल हो गई है। सबसे पहला मुद्दा वो उठाया। उसने सोचा कि एक छोटा सा मुद्दा उठा के देखता हूं कि चलता है कि नहीं, कि भैया एक AIMIM का MLA है, उसने कह दिया हम गैरसन नहीं बनने देंगे किशनगंज में जो चिकन स्नैक पे पड़ता है, कि देखिए सरकार विफल है, सरकार नहीं रोक पा रही है। तब बाद में पता लगा कि भैया उसने तो कर दिया कांड, मुख्यमंत्री ने कह दिया तुम्हारी कोई हम मानेंगे नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है, नीतीश कुमार ने जमीन अलॉट कर दी, सारा कार्यक्रम हो गया, तो भैया वो मुद्दा तो दब गया। अब नया मुद्दा उठाया जाए अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए, दोबारा से TRP को जंप मारने के लिए। तो फिर अरावली का मुद्दा आता है। देखिए आप मुद्दे उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मुद्दा उठाएं, लेकिन उस पर फिर तथ्यों पे बात होनी चाहिए। आपने BR गवई को बुलाया, उनसे सारी बात हुई। सवाल यह है कि सरकार के ऊपर हमला हो रहा है, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, जिम्मेदारी इसमें हर सरकार की है, कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, क्योंकि वहां जब खनन के ठेके छुटे गए थे तो कोई सरकार ऐसी नहीं थी जिसमें नहीं छुटे। हाँ ये हो सकता है अशोक गहलोत के समय में 70 छुट गए हो, इनके में 20-30 छुट गए हो, ऐसा ही है। लेकिन उसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली डिफाइन करी जो पहले नहीं थी। उसके बाद होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपने निर्णय को बदल देता है। तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें थी नहीं, कम से कम इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो फिर भी अचानक से मुद्दा बना दिया गया, अरे देखिए बीजेपी ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। उसके बाद आप उन्नाव रेप केस का मुद्दा उठाते हैं, कुलदीप सेंगर की बात उठा, मैं कह रहा हूं कुलदीप सेंगर ने गलत किया, फांसी पर चढ़ा दो, और वो निश्चित तौर पर एक मर्डर के केस में ऑलरेडी अंदर है, उससे कोई सिंपैथी नहीं है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। लेकिन अर्नब गोस्वामी जब अपने पैनल पर बैठता है और 10-10 घंटे डिबेट करता है, 10 घंटे की मैराथन डिबेट करी थी उसने, जो रेप केस के जिसके जहां से शुरू होता है, उस केस के अगर आप मेन पॉइंट्स पर करेंगे, मेरिट पर बात नहीं करेंगे, तो भैया अर्नब गोस्वामी जी आपका जो एफर्ट लगता है ना कि मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, ये अधूरा दिखता है। जब वहां दीपिका नारायण भारद्वाज बोल रही हैं, आप बोले नहीं दे रहे, वो यही तो पॉइंट रख रही थी कि 164 के बयान में रेप पीड़ित ने 3 बार अपना बयान बदला, एक बार कहा 2 बजे रेप हुआ, एक बार कहा 6 बजे हुआ, एक बार 8 बजे हुआ। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि भैया ऐसा क्यों है कि इतनी बार, और जब 8 बजे आप जिस समय कह रहे हैं रेप हुआ, उस समय आप अपने किसी और लड़के से फोन पे बात कर रहे हैं। आप आरोप लगाती हैं एक महिला के ऊपर कि वो मुझे सरकारी नौकरी दिलाने के लिए ले गई, और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर वो महिला ले गई। अगर पहले दिन रेप हुआ था, आप एक हफ्ते बाद फिर गई उसके साथ सरकारी नौकरी के लिए। इन मेरिट पर अर्नब ने कोई बात नहीं करी। अर्नब ने यह बात नहीं करी कि उस महिला ने अपने चाचा, अपनी मां के ऊपर केस किया हुआ है कि 7 करोड़ रुपए जो मेरे लिए आए थे भैया वो खा गई है, उसकी FIR करी उसने, उसके ऊपर मेरिट पे बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप हाई डेसिबल में अपने आप को सही ठहराना चाह रहे हैं। देखिए अर्नब गोस्वामी मुद्दा उठा रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, अरावली उठाए, उन्नाव उठाए, पॉल्यूशन उठाए, बेरोजगारी उठाए, हर चीज में बात होनी चाहिए। डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है, सरकार से सवाल पूछो। जो ये फ्री के नाम पर जो ये फ्रीबीज बांटी जा रही है, इस पे सवाल पूछो, बड़ी बड़ी चीजों पे पूछो, लेकिन मेरिट पे पूछो।
अर्नब गोस्वामी क्यों इस तरीके से अपना पूरा का पूरा ये जो चेंज कर रहा है ना स्टांस, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, जो बीजेपी की सरकार है ना, 10 साल हो गए हैं इसे चलते हुए, 11 साल। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार होगी, एक एंटी इनकम्बेंसी आती है, एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर आती है, क्योंकि आप हर तरह के व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 100 लोगों में से आपने 30, 60 को, 70 को सेटिस्फाई कर दिया, 30-40% होंगे जो आपसे कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो हल्ला मचाएंगे। और जो बीजेपी की भी सरकार है, अर्नब ने कहीं पर भी मोदी को विरोध नहीं किया। सरकार, बीजेपी इनसे सवाल पूछा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो मोदी विरोधी नहीं है। लेकिन हां, जिस तरीके से लोकल लेवल पर जो बीजेपी के लीडर्स हैं, मल्टीपल लेयर, भाई राज्य स्तर पर भी बीजेपी है, कहीं पंचायत के स्तर पर भी बीजेपी है, कहीं नगर पालिका, नगर निगम में भी बीजेपी है, लेकिन वो काम नहीं कर रही, लोकल लीडर काम नहीं कर रहे। उसके लिए बीजेपी के प्रति, बीजेपी के उन लीडर्स के प्रति, लोकल लीडर के प्रति लोगों के अंदर निश्चित तौर पर डिसकंटेंट है। और मैं भी कह रहा हूं, मेरे शहर में बहुत सारी कमियां हैं उन बीजेपी लीडर्स में, क्योंकि वो तो ईमान के चले मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, करते नहीं है कुछ। तो उसे पता है कि एक कहीं ना कहीं डिस्कंटेंट है, मोदी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ, तो उसका इस्तेमाल करो निश्चित तौर पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण है, ताकि आप निष्पक्ष दिखो, दूसरा कारण है आपको एक नई ऑडियंस जोड़नी है। जब से आपने अपना चैनल शुरू किया, जिस लाइन एंड लेंथ पे आप चल रहे थे, आपने राष्ट्रवादियों को जोड़ा, आपने हिंदुत्ववादियों को जोड़ा, उस तरह का हर व्यक्ति आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है। वो तब भी खड़ा है जब आपने एंटोनियो माइनो कहा, आप 10 साल जेल में रहे, वो तब भी खड़ा था आपके साथ। लेकिन आपको लग रहा है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब इससे ज्यादा ग्राहक नहीं है मेरे। जैसे होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज कि भैया 40% से ऊपर वोट शेयर नहीं बढ़ रहा, वो 2%, 4% कैसे बढ़े कि फला जाति को जोड़ लो, फला नेता को लिया, उसके साथ अलायंस कर लो। यही हो रहा है कि आप कुछ स्टोरीज ऐसी करें कि आप इस बीजेपी का जो आपको लगता है कि प्रो सरकार है, प्रो हिंदुत्ववादी है, प्रो नेशनलिस्ट है, उस कुकून से बाहर निकले, ताकि कुछ और लोगों को जोड़ा जा सके, गिरती टीआरपी को बचाया जा सके। यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण यह है कि निश्चित तौर पर जितने भी केस अर्नब ने उठाए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का लैप्स था कुछ स्तर पर। देखिए, मान लीजिए कुलदीप सेंगर बीजेपी से था, अब बीजेपी की उसमें गलती नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि भैया तुम्हारा आदमी था। मान लीजिए अरावली वाला मुद्दा है, आपकी सरकार गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, तो कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उसमें आपका क्या पक्ष था, आप किस तरीके से बैठे थे। जनता बहुत नीटी ग्रिटीज में नहीं जाती, लेकिन एक परसेप्शन वही क्रिएट होता है। तो इसीलिए अर्नब उस साइड खड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि जो अपेक्षाकृत सही स्टैंस लग रहा है वहां जा रहा है। तो प्योरली एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। किसी भी पत्रकार, देखिए मैं अपनी भी कह रहा हूं, किसी भी पत्रकार, कोई भी राइट विंग यूट्यूबर हो, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी हो, आप उसके व्यू पॉइंट को सुनिए, समझिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, दूसरे को भी सुनिए, तब आपको एक सही पिक्चर किसी भी विषय के प्रति होगी। और जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो मुर्गे लड़ाते हैं, जो बेहतर डिबेट करते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स भी होती हैं। मान लीजिए इंडिया टीवी पे कॉफी विद कुरुक्षेत्र आता है, आप उनके कह सकता हूं व्यूज से भले ही सहमत ना हो, लेकिन कम से कम वो एक सारगर्भित तरीके से तो डिबेट करते हैं। तो हर तरह के हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे बिजनेस हाउसेस हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उन्हें उसी तरीके से देखिए, हर एक को सुनिए, अपने हिसाब से अपना मंतव्य, अपना राय जो है वो बनाइए, किसी एक पे डिपेंड मत होइए। और निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे माहौल में बीजेपी की भी एक बड़ी गलती है कि वो सही तरीके से, बीजेपी है, सरकार है, जो राष्ट्रवादी है, सही तरीके से अपना नैरेटिव नहीं रख पा रहे। जो सही प्लेटफॉर्म्स है, जो आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भैया फिर ऐसे व्यक्ति को एक ऑल्टरनेट तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो स्थिति भी है। अर्नब के पलटने का एक कारण नहीं है, चेन ऑफ रिएक्शन है। आप कर्ली टेल्स को 6-7 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 8-8 लाख रुपए, 8-8 मिनट के वीडियो के कई लाख रुपए दे रहे हैं, 30-30, 25-25 लाख की एक वीडियो बननी, क्या ऐड करेगी वो आपके लिए? आपने जून 2025 में एक बड़ा कार्यक्रम करा दिल्ली के अंदर, सारे पत्रकार बुलाए,
ललन टॉप और ये और वो सब कब वहां पे बैठे। अगर उसमें ज्ञानेश्वर फोटो रिलीज ना करता, जो बिहार का पत्रकार है, और किस तरीके से किस किस से कैसे कैसे संबंध रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, तो पता भी ना लगता ऐसा हुआ है। आपने कितने राष्ट्रवादी बुलाया, कितने राष्ट्रवादी पत्रकारों को बुलाया? नहीं बुलाया। गलती आपकी भी है। तो क्या सिर्फ अर्नब गलत है? नहीं। जिस तरीके से बीजेपी कॉम्प्लिसेंट हो गई है कि नहीं, अरे ये तो लगे हैं अपने लिए, इन्हें क्या जरूरत है, कहां जाएंगे भाग के, यहीं रहेंगे ना, वो स्थिति, उस सोच को लेकर। और वो वैलिडेशन मांग कहां से रही है? ललन टॉप से, उन मीडिया हाउसेस से। वहां उन्हें इंटरव्यू भी देंगे, सारे काम करेंगे, उनसे वैलिडेशन भी मांगेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन चुनाव की बात आएगी, जिस दिन नैरेटिव सेट करने की बात आएगी, वो आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि सब बड़ा बड़ा फैंसी सेटअप है, दिखा देते हैं अरे साहब 22 मिलियन, 25 मिलियन सब्सक्राइबर, 40 मिलियन सब्सक्राइबर, आप खुश हो जाते हैं। और व्यूज कितने आते हैं उनके? 2500, 3000, 4000। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, टचवुड कर लीजिए, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे ज्यादा बेहतर व्यूज मेरे वीडियोस पे आते हैं। टचवुड है, क्योंकि बात यहां ईमानदारी से रखी जाती है और वो जनता को दिखती है। तो कुल मिलाकर अर्नब गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बदलता माहौल है उसको एसेस कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो वाटर टेस्ट कर रहा है कि यहां से मैं ये करूं तो क्या होगा, वहां से क्या होगा। अब वो कह देता है भैया ये सुधीर चौधरी है, नाम नहीं लिया, कि 16 करोड़ रुपए ले रहे हैं, और वो जो मैं सवाल पूछता हूं वो नहीं पूछ पाते। अरे साहब आपकी भी सैलरी लगभग इतनी ही है। जब चैनल शुरू हुआ था, कहीं से जो ओपन सोर्स से जानकारी निकलती है, शायद 12 करोड़ का पैकेज आपका भी था। ठीक है, आपका चैनल है, आप ड्रॉ करते हैं। और सुधीर चौधरी का भी जो चैनल है ना, वो स्लॉट दिया गया है 1 घंटे का। सरकार 16 करोड़ नहीं देती है, जिस कंपनी के साथ करार हुआ है उस स्लॉट में से जो पैसा जनरेट होगा वो उसे मिलता है। मैं किसी के पक्ष में नहीं जा रहा, और कोई बहुत अच्छे पत्रकार वो हैं, मैं वो भी नहीं कह रहा कि ठीक है, एक पत्रकार हैं उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। खैर, इस पे और जो भी जानकारी सामने निकल के आएगी, अर्नब के जो और बदले बदले रूप नजर आएंगे, वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन इस पर विषय पर चर्चा इसलिए जरूरी थी, इसलिए अपनी बात रखी कि पत्रकार कोई स्थायी नहीं है, किसी की आइडियोलॉजी स्थायी नहीं है, सब समय के साथ बदलते हैं। रवीश कुमार था ना, 14 से पहले क्या था, अब क्या है, आप देख लीजिए। तो किसी पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं कीजिए। हाँ ठीक है, सुनिए, गुनिए, समझिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, तब जाकर मानिए कि क्या सही है और क्या गलत आपके लिए। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।